अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात में बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतर सकेगी या नहीं, और क्या पेशावर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस बात का सारा दारोमदार मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर है, जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक 5 घंटे की तफसीली समाअत हुई है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली के 3 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब, कहां और कैसे कराए, इस हवाले से आज समाअत के दौरान जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जबकि अहम बात यह है कि आज की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह वाजे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सही करार पाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान समेत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हुए तो पीटीआई को नताइज का सामना करना पड़ेगा। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाजे किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को इलेक्शन के आईनी इख्तियार पर एतराज़ करने के बजाय ये साबित करना होगा कि क्या इसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करवाए थे या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने 2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बहाल किया था और पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया था, जिसके बाद जवाब में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और अदालत उज़्मा से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त की, जिस पर आज सुबह 11 बजे समाअत का आगाज़ हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो पहले इलेक्शन कमीशन के हक़ के दावा और अपील काबिल समाअत ना होने पर दलाइल देंगे, क्योंकि इस मामले पर ना ही इलेक्शन कमीशन का हक़ के दावा बनता है और ना ही वो इस मामले में फैसला चैलेंज करने के मुतासरा फरीक है। मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान के इन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की 2 बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी ये कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के मामला देखे और दूसरा के साफ शफाफ इंतखाबात कराए। अगर इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो इसके फैसले बेमायनी हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत आपकी बात मान ले तो ये आईनी इदारे ख़त्म करने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मदाखलत नहीं करेगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के सामने 3 बुनियादी सवालात रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ में बिला मुकाबला इंतखाबात पर सवाल उठाते हुए रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना अजीब बात है। सियासत में तो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं कि मुझे टिकट चाहिए, मगर यहाँ सब कैसे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जरा समझाएं बात। 1-2 पोस्ट तो होती हैं, अनअपोज्ड हो जाते हैं लोग, सारे के सारे अनअपोज्ड आ गए। जी फिर हम जी आपसे नहीं पूछ रहे ना, उनसे पूछ रहे ना, क्या नाम है इनका, नियाजुल्ला खान नियाजी साहब से। जी अनअपोज्ड, ये अजीब सा इत्तेफाक है या क्या है? जी नहीं, अजीब इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स। मेरे रूल की बात सिर्फ आपसे फैक्ट पूछ रहा हूँ ना, बहस नहीं कर पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये तस्दीक कर नहीं बताएं, नहीं तस्दीक कर दें। हाँ सारे अनअपोज्ड हैं। जी अनअपोज्ड, कोई भी नहीं इलेक्शन, एक इलेक्शन भी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान। आपने नॉमिनेशन फॉर्म इशू क्योंकि पैनल इलेक्शन था लॉर्डशिप, पैनल। अगर रूल्स में पढ़ेंगे जो पैनल में बहस सुनेंगे, आप क्या फिक्र ना करें। ठीक, ये आप माशाल्लाह आपके सीनियर मोस्ट काउंसिल अटेंडेंस जी ठीक है। सो दे कंसीड ऑन द फैक्ट दैट दे ऑल अनअपोज्ड, they were all unopposed, सेंट्रल एज वेल एज थ्रू आउट पाकिस्तान, central as well as in all the 4 provinces of Pakistan. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैक वक्त इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने और इसी के साथ मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि हामिद खान साहब, आप इस लॉजिक का जवाब दें कि आपने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी किया और साथ ही इलेक्शन भी करा दिए। अगर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल करना था तो लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले लेते, और जब आपकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी तो आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट क्यों पसंद नहीं आई? जिस पर हामिद खान ने कहा कि हमने ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में इसलिए चैलेंज किया क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हुए और हमें इलेक्शन करवाने के लिए कहीं और सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता था। मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम खराब होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का एक केस लाहौर, दूसरा पेशावर में कैसे चल सकता है? एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं, आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो गए, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन दोबारा, खुश हो जाएं।
तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? यूरान हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे। एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है, यस यूरान, इलेक्शन ही के मुताबिक है, और ना सिर्फ आम बेंच है, उन्होंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है जी। अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाई कोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को, ये मुझे समझ नहीं। देखिए, ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉइड डिक्लेयर किया, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट गए। ये तो लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं पसंद आया आपको? नहीं, लाहौर इसकी वजह पहले आपको वही, आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं, यहाँ से रिलीफ नहीं मिली तो जाके वहाँ फाइल कर दो, वहाँ से नहीं मिली तो दूसरे हाई कोर्ट में चले जाओ, तो फिर ये फिर सिस्टम को खराब करता है। तो देखिए, अब आपने ठीक है लाहौर चले गए, फाइन, तो फिर वहीं रहिए ना लाहौर में, फिर आप क्यों जा रहे हैं पेशावर? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी काफी देर तक बहस शुरू होती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक जगह इलेक्शन क्यों करवाए, एक छोटे से गांव में इलेक्शन क्यों करवाए, और क्या पार्टी अरकान को इस एड्रेस से आगाह किया गया जहां इलेक्शन करवाए गए? इलेक्शन कहाँ हुए एक्चुअली? In KPK? नहीं, किस जगह, कौन से, किस होटल में? The election commission wrote a letter to them. नहीं, Yes. एक्चुअली हुए किधर? Sir, the reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are आपको taking नहीं place. पता है? They didn't communicate to us where the elections were आपको taking नहीं place. पता है? No, sir. हम इनसे पूछ लें खान साहब से। जी, बिल्कुल। खान साहब, इलेक्शन कहाँ हुए, कौन सा वेन्यू, कौन सा था? नहीं, वेन्यू कोई होटल में हुए, कोई दफ्तर में हुए, किसके दफ्तर? हाँ, कौन सी जगह ओपन? वो एक छोटा सा गांव है। क्रिकेट ग्राउंड है, चिमकनी में कोई जगह है, छोटा सा गांव है। चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच ने इस केस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के सामने कई नए सवालात रखे, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान से भी दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो आपने रिलीफ दे दिया कि चलो 1 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लो। क्या इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ किसी वजह से ये रवैया अब सख्त हुआ है या हमेशा से यही रवैया था? Reminder issued to them to hold elections because the period has expired was issued on 24th May 2021. 24 May 2021. फिर आपने कहा कि चलो आपको एक एक्सटेंशन टाइम दे देता हूँ। Sir, that we are being benevolent. they sought an extension on the ground that due to COVID. क्या की हुकूमत कब तक थी? Sir, their government continued till 10th of April 2022. वो हुकूमत में थे तो आपने उनको रिलीफ दे दी। आपका इनके साथ रवैया जो है अब वो क्या सख्त हो गया है, सख्त, कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सख्त हो गया है, क्योंकि शायद कोई वजह से, या फिर आपका यही रवैया रहा है इनके साथ हमेशा से? अहम बात यह कि जहां 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत के दौरान इस केस को लेकर अहम रिमार्क्स दिए और कई नए सवालात उठाए, वहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह वाजे कर दिया है कि पीटीआई को साबित करना होगा कि उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त कराए थे, क्योंकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स बहुत अहम थे कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये डिक्लेरेशन नहीं दिया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कानून के मुताबिक थे। इसलिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत को इस बात पर कायल नहीं कर सकेगी कि इंतखाबात दुरुस्त थे तो उसे नताइज का सामना करना होगा। आपका बुनियादी तौर पे ये केस है 208(2) का, कि आपने अपने मेंबरान को ये मौका नहीं दिया कि वो इलेक्शन लड़ सके। एक होती बुनियादी हकूक, जी सर, बुनियादी हकूक आइन में भी दर्ज है, आर्टिकल 17 में भी इलेक्शन का हक। अब एक टेक्निकल चीज़ है कि उन्होंने नाम भेजा नहीं भेजा, चलें भाई उसको तो आप नज़रअंदाज करना चाहें या ना करना चाहें मुझे नहीं पता, मगर एक बुनियादी हक है हर शहरी का कि वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे, और ये बुनियादी हक हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का भी है कि वो वोट का हक इस्तेमाल कर पाए और लड़ सके इलेक्शन किसी ऑफिस के लिए। नहीं तो फिर अगर हम ये हक छीन लें तो फिर तो डिक्टेटरशिप नेशनल लेवल पे भी हो जाएगी और निजी लेवल पे भी हो जाएगी, जी मेरी मर्जी मैं जो करूं।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अहम है कि बुनियादी चीज़ जमहूरियत है। जिस तरह मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इसी तरह सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। जिस तरह हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी पसंद की जमात को वोट करे, इसी तरह सियासी जमात के हर रुकन को भी ये हक हासिल होना चाहिए। और अगर यह हक छीना गया तो कौमी और मकामी सतह पर सिर्फ आमरीत होगी। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय है, मगर यहाँ अहम कानूनी और सियासी सवाल ये है कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कुछ बेज़ाब्तगियों की वजह से एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से ही महरूम किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया गया तो क्या ये हकीकतन एक उस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ नहीं होगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 5 जजेस को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी सियासतदान को ताहयात सियासत से बाहर कर दें, इसी तरह 5 ब्यूरोक्रेट्स को भी ये इजाज़त कैसे दी जा सकती है कि वो एक सियासी जमात जिसके लाखों वोटर्स हों उसे इंतखाबी निशान से महरूम करके उस पार्टी को इंतखाबी सियासत से ही बाहर कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलना चाहिए या नहीं, इस हवाले से मुतादिद नावर कानून माहिरीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में चंद बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीना जा सकता। माहिर आइन और कानून रीमा उमर ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को किसी सियासी जमात के इंतखाबी निशान से महरूम करने के इख्तियार की पैराए में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कानून मुबहम है। कानून वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार नहीं देता कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की स्क्रूटनी करे और बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर पार्टी के इंतखाबी निशान छीन ले। रीमा उमर के मुताबिक आइन का आर्टिकल 17(2) सियासी जमातें बनाने का हक देता है और एक इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ना उस हक में आता है। इलेक्शंस एक्ट और इलेक्शंस जो एक्ट के तहत रूल्स बने हैं उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में पार्टीज को मीट करनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि कानून में मुझे इबाहम नजर आता है, लेकिन जब कानून में इबाहम हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स सामने रख के उसको पढ़ना चाहिए। मेरी रीडिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो इलेक्शंस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है उसमें इरेगुलरिटीज को एक्सक्यूज बना के जो सिंबल है एक पार्टी को इलेक्शन से जाने से पहले वो विदहोल्ड कर सके। ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट से इस पे एक वाज़ेह फैसला आए। अगेन वही बात जो मैं जूरिस्प्रूडेंस की कर रही थी, क्योंकि ये बहुत अहम है कि इसको एक तरह क्लैरिफाई कर दिया जाए इस कानून को, ताकि वो कल को पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। क्योंकि अभी इबाहम है, क्लियरली नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन का इस पूरे अमल में क्या रोल है। क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि उसने सिंबल देना है, उससे पहले एक सर्टिफिकेशन है वो देनी है, और उसकी जो कंडीशन बनाई गई है उसमें एक है कि पार्टीज ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है, मेरा ख्याल है इसकी रीडिंग, इसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि आप पूरी तरह इलेक्शन कमीशन के रोल को खत्म भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको इतना एम्पावर भी नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन सिंबल जो है वही विदहोल्ड कर दें। ये आर्टिकल 17 के खिलाफ होगा। इबाहम क्या है कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग करेगा। आपने कुछ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करके जो 5-6 चीजें लिस्ट में दी गई हैं वो आपने उन्हें देनी है, उस पे उनका कोई वो रीजनिंग अप्लाई करके सर्टिफिकेशन रोक नहीं सकते। ये राय थी रीमा उमर की। इसी तरह माहिर कानून बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि ये बहुत बदकिस्मती की बात होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाज़त दे कि वो सियासी जमातों को इंतखाबी निशान से महरूम कर दे। अब अहम बात यह है कि बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मुस्तकबिल पर तो अभी भी गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर शिकस्त हो भी जाती है और उससे बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं भी मिलता, तब भी सवाल ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका सियासी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मुतबादिल हिकमत अमली बना रखी है। हमारे ज़राए बताते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक छोटी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद में जाएगी और उसी जमात के एक इंतखाबी निशान के तहत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि जो मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है वो मकसद तो कामयाब नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन की शफाफियत और साख पर कई सवालात खड़े हो जाएंगे। आज की समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एक इंतखाबी निशान मिलना हर सियासी जमात का हक है। कभी भी किसी पार्टी का इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की वजह से नहीं लिया गया। अदलिया से इंसाफ का तराजू बराबर होने की उम्मीद है। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं,
एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज़ को देखा जाता है, और दूसरा वो जिससे PTI के इलेक्शन को देखा गया है। 1960 से जो कानून चला आ रहा है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए, कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पे नहीं विड्रॉ किया गया, लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सर्कमस्टांसेस में गौहर अली खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद अली ज़फ़र साहब से हम बात करेंगे। सवाल से हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से समाअत हुई है। 5 घंटे की समाअत थी, अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है अली ज़फ़र साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर। अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली ज़फ़र साहब, आज बेंच की तरफ से कई सवाल किए गए। जो आपका फेडरल इलेक्शन कमीशन है उसके फॉर्मेशन पे सवाल हुए। इस बात पे बहस हुई कि कई मेंबर्स को जो है वो इंतखाबात लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर ये भी पूछा गया कि बिला मुकाबला कैसे हो सकता है कि तमाम लोग इलेक्ट हो गए। ये सवाल भी हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला और पेशावर हाई कोर्ट में मामला एक साथ कैसे चल रहा है। वेन्यू के हवाले से खासी दिलचस्पी रही बेंच की कि एक छोटे से गाँव में आपने पूरे इलेक्शन करवा दिए। क्या इन तमाम सवालात पर आप लोग मुतमईन कर पाएंगे? क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने आज ये वाजे कर दिया है कि अगर आपके इंतखाबात दुरुस्त करार दिए गए तो बल्ले का निशान मिलेगा, नहीं किए गए तो फिर नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जी देखिए, मैंने कार्रवाई कुछ थोड़ी देखी और कुछ ज्यादा सुनी भी, क्योंकि लाइव आ रही थी। और ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत सारे सवालात जज साहिबान ने उठाए और बिल्कुल इस तरह उठाए जिस तरह कि वो PTI की जो इलेक्शन है उसको एक इलेक्शन पिटिशन सुन रहे हैं और एक इलेक्शन डिस्प्यूट सुन रहे हैं और एक एक चीज पूछी। लेकिन जो मेन इशू है, मेरा ख्याल है अभी तक डिस्कशन में नहीं आया अदालत में, शायद कल आ जाए, वो ये है कि एक तो PTI को एक सिंबल लेने के बाद उनको एक तरह से डिसफंक्शनल कर दिया गया है। अगर वो उनका सिंबल ले लिया जाए तो वो ना रिजर्व सीट्स ले सकते हैं, ना माइनॉरिटी सीट्स ले सकते हैं, ना वो अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सकते हैं। तो एक तरह उनको डिसफंक्शनल कर दिया जाता है। लेकिन सिंबल लेने से एक और भी बड़ा नुकसान है जिसके ऊपर भी किसी ने गौर नहीं किया और पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर किया था। वो ये है कि जो करोड़हा लोग हैं जो सिर्फ सिंबल के जरिए अपनी वोट को अख्तियार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मुख्तलिफ कैंडिडेट्स में, तो सिंबल जो है वो उनके लिए एक बड़ा अहम चीज होती है। सिंबल के जरिए वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप उनसे सिंबल ले लेते हैं तो आप उनका भी वोट का हक गायब कर देते हैं। और आपने बड़े इंट्रो में इंटरेस्टिंग बात की कि जहां हम बात करते हैं कि एक शख्स को इलेक्शन में लड़ने के लिए आप नहीं रोक सकते, उसका बुनियादी हक है, और उसके लिए आपने आर्टिकल 62(1)(f जो है उसको कहा कि वो एक्सिक्यूटेड नहीं हो सकता, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि एक इरेगुलरिटी या एक छोटी सी खराबी किसी इलेक्शन में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से आप एक सिंबल ले लें और ना सिर्फ पार्टी को डिसफंक्शनल कर दें, बल्कि जो करोड़हा लोग वोट करना चाहते हैं उनका भी आप वोटिंग का राइट ले जाएं। तो ये भी अहम पॉइंट्स हैं जो मेरा ख्याल है आएंगे कल मेरे बहस। अली ज़फ़र साहब, पेशावर हाई कोर्ट में आपने जब इस केस का लड़ रहे थे आप और आपके कुछ दलाइल सामने आए थे, तो आपका बहुत हद तक फोकस इस बात पे था कि अगर बेज़ाब्तियाँ इलेक्शन में है भी तो क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि किसी पार्टी के वो इंतखाबात को स्क्रूटनाइज करे और फिर ये फैसला दे कि उसको हम सिंबल नहीं देंगे। तो क्या ये कानूनी इख्तियार है या नहीं? तो इस हवाले से आपका बहस करेंगे अब अदालत में, या जो इलेक्शन हुए इंट्रा पार्टी उसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करेंगे? तो देखिए, मेरा ख्याल है फंडामेंटल पॉइंट तो वही है, बुनियादी जो इशू है वो वही है जो आपने जिसका जिक्र किया, और मैंने आज उसके ऊपर बहस नहीं सुनी। तो यकीन है कि कल इसके ऊपर बहस पहले उठाई जाएगी। सही। और आज ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन नहीं दी कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो दुरुस्त हुए हैं, ये डिक्लेरेशन मौजूद नहीं है। तो जरा बताइएगा फिर किस बुनियाद पे पेशावर हाई कोर्ट ने के जो डिविजनल बेंच है उसने आपके हक में ये फैसला दिया कि अलॉट कर दिया जाए सिंबल? पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तो बड़ा वाज़ेह है, और वो उसकी वजह मेरा ख्याल है
जो बड़ी क्लियरली नजर आती है ऑर्डर से, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो सिंबल वापस ले। उनके पास कोई कानूनी ना आइन कहता है, ना उनको इजाजत देता है इलेक्शन एक्ट, और इसलिए उनका जो ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड है, वो बेकार ऑर्डर है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक पटवारी जो है वो जाके तो आपका डिवोर्स का केस का फैसला करे। पटवारी का अपनी कानून है, उसने अपना काम करना है। जो फैमिली कोर्ट है उसने ही डिवोर्स का काम करना है। तो ये हर अदारे का, हर इंस्टीट्यूशन, हर इवन कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार होता है और वो उसी के अंदर उसने काम करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, और इसीलिए मेरे ख्याल है हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तरीके से वो शॉर्ट ऑर्डर दिया। सही, तो अब आप लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे बात करेंगे या जो इलेक्शंस हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जिसके हवाले से बड़े सवाल किए गए, जैसे मैंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इलेक्शन दुरुस्त हुए। मेरा ख्याल है जो लीगल स्ट्रेटजी है वो तो दोनों लेवल पे होगी, जुरिसडिक्शन लेवल पे भी, कानून के लेवल पे भी, और फैक्चुअल जो इलेक्शन के डिफरेंट प्रोसीजर्स थे और वो जगह कहाँ थी, कौन था, कमिश्नर कौन था, उसके ऊपर भी बात होगी। और आपको लगता है कि जो सवालात आज उठाए हैं इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से कि क्या वो आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं वो आपके आइन के मुताबिक थे, उस पर भी आप मुतमईन कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को? बिल्कुल, इंशाल्लाह, कोई शक नहीं उसमें। सही, एक सवाल ये भी है ना कि जो 215 है वो एग्जैक्टली आपकी नज़र में, मैं आपकी इस पर राय जानना चाह रहा हूँ, वो क्या कहता है? क्या ये स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के हवाले से कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें ये तो लिखा हुआ है कि 209 और 210 को कंप्लाई करना जरूरी है, वरना सिंबल आपको नहीं अलॉट होगा। वो आई थिंक जो रीमा का आपने भी बताया था, सुना रहे थे आप थोड़ी देर पहले, उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल मुझे दुरुस्त लगता है, और वो ये है कि जो 215 है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है कि अगर 209 के डॉक्यूमेंट्स आ गए तो फिर आपको ठीक है, अगर ना आए 209 के डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने कोई सर्टिफिकेट ही ना दिया, तो फिर वो शो कॉज दे के कार्रवाई कर सकते हैं आगे। यानी कि आप इतने आप रिलैक्स्ड हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट ही ना दें और वो शो कॉज दें और तब भी ना दें, तो इसका मतलब है कि फिर आपने वायलेशन इतनी बड़ी कर दी है कि आपके ऊपर जो मैक्सिमम पेनल्टी है सिंबल लेने की वो पड़ सकती है। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर में गलतियां हों, कोई आपने एक शख्स ने वोट इधर डाल दिया, दूसरे ने उधर डाल दिया, इस किस्म के जो मामला था उसकी वजह से आप पूरी पार्टी को और पूरे मुल्क को तो डिफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। तो ये बताइएगा अली ज़फ़र साहब कि 2013 के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन भी बना था और उसने पूरे इलेक्शंस को देखा, उसमें कई बेज़ाब्तगियों को बाद में हाईलाइट किया गया, उस पर जो है रिपोर्ट में जिक्र था उसका, लेकिन उसकी बुनियाद पे, उन इरेगुलरिटीज़ की बुनियाद पे इलेक्शंस को कलअदम करार नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि बेज़ाब्तगियाँ अगर आपके इलेक्शन में भी हुई हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कम से कम जो पूरे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं उसको ही कलअदम ना करा दिया दीजिए? यही असूल होता है जी, असूल भी यही है। बल्कि आप देखें कि ये जो डी फैक्टो डॉक्ट्रिन जिसको आप कहते हैं, आपको याद होगा कि पूरे के पूरे जज साहिबान को हटा दिया था कि वो जज अपॉइंटेड नहीं है, जो जस्टिस डोगर ने अपॉइंट किए हैं वो सारी अपॉइंटमेंट्स गलत हैं, लेकिन उनकी जजमेंट्स तो नहीं सेटिस्फाइड हुई। जजमेंट्स जो फैसले थे वो तो दुरुस्त थे। तो ये डी फैक्टो डॉक्ट्रिन बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड है और आई थिंक आपके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा उस पर तबसरा किया है। वो मुझे तो उनकी बातें बड़ी जायज़ लगती है। मेरिट्स पे ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टीम ने कहा है कि कल वो उनके जवाब देंगे, लेकिन एक मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ बेसिक्स तो आपने भी अपने तौर पे दुरुस्त करने थे इलेक्शन में जाते हुए। मिसाल के तौर पे आज जो एक बुनियादी पॉइंट उठाया गया कि फेडरल इलेक्शन कमिश्नर में कमीशन जो आपका आइन के मुताबिक है उसमें प्रोविंसेस के अलग कमिश्नर होने चाहिए, एक फेडरल होना चाहिए, लेकिन इस पूरे इंतखाबात में आपने सिर्फ एक फेडरल कमिश्नर को रखा था जिसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब। तो ये क्या गलती हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर? नहीं, मेरा ख्याल है वो अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उम्मीद यही है कि कल डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे तो उसमें बड़ा वाज़े नजर आ जाएगा आपको कि पूरी कमीशन जो थी वो पॉइंट हुई थी और बड़े अच्छे से पॉइंट हुई। सही। और ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी क्या, अगर ये फैसला आपके हक में नहीं आता, हमारे जरा ये बताते हैं कि किसी एक और पार्टी से आपने इल्हाक की बात कर ली है और उन्हीं पार्टी के नाम पे, उन्हीं के सिंबल से फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे ताकि एटलीस्ट आपके तमाम उम्मीदवार अलग अलग हलकों में अलग अलग सिंबल पे ना जा रहे हो, एटलीस्ट उनके पास सिंबल एक ही हो। क्या ये हिकमत अमली है? स्ट्रेटजी तो हमारे पास है लेकिन वो हम कल अनवील करेंगे।
और उस स्ट्रेटजी के हवाले से इमरान खान साहब की से मुशावरत हुई है, उनकी इंडोर्समेंट है? स्ट्रेटजी भी उनको पता है, उनको पता है, जो है बिल्कुल पता है। सही। अब ये लिस्ट भी आ गई आपके जो उम्मीदवार थे, जो पार्टी टिकट जिनको मिले हैं, आपने अगर उसको देख लिया है, क्या आप जो तमाम हलकों में अपने एक कैंडिडेट उठाना चाहते थे, जो आपके टॉप थे, वो मिल गए आपको या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है? जी मेरा ख्याल है कि जो चाहिए थे वो सारे आ गए हैं, बट मैं उस पे अगर स्पेसिफिक आप कोई सवाल पूछे तो शायद कमेंट कर सकूं, तो जनरल तो मेरा यही जवाब है जो मैंने आपको दिया। इमरान खान साहब तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ये तो वाज़ेह है, उनके कागजात तो मुस्तरद हो चुके हैं। जी फिलहाल तो यही पोजीशन है, हालांकि वो एक कभी बनाया है बड़ा बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने ये सारी चीजें को दोबारा से देखने के लिए, तो जब तक उसका फैसला नहीं होगा, फिलहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फिलहाल वो नाअहल है। और आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत, जिनके हवाले से उन्होंने उस दिन चीफ जस्टिस के हवाले से बात भी की, बाद में जो तर्जमान की आप लोगों ने एक कमेटी बनाई उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन अब पेशावर से उनको टिकट भी नहीं दिया गया है, उसकी वजह? उनको मेरा ख्याल है कहा गया था कि आप अपने जो उनका एरिया है लकी मरवत वाला, वहां से आप लड़ें। आई थिंक ये वजह थी, जो उनका रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ की वो जिस इलाके से हैं। सही, वहां से टिकट दिया गया उनको? अब मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो उनको पेशावर का इसलिए नहीं दिया गया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज की जो कार्रवाई हुई उस हवाले से बात कर रहे थे, कल क्या हिकमत अमली होगी अब देखना है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इस हवाले से क्या करती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पार्लिमानी बोर्ड के 19 इजलासों और उम्मीदवारों के तवील इंटरव्यूज के बाद नून लीग ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकटों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नून लीग पर अपने देरीना कारकुनों और कुर्बानी देने वाले वफादार साथियों को नजरअंदाज करने और सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले सियासतदानों को टिकट देने और कुछ हलकों में बदतरीन सियासी मुखालफिन को एडजस्ट करने पर तनकीद हो रही है। नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 मुनर्रिफ अरकान को कौमी असम्बली के टिकट के लिए अपने कारकुनों और वफादार साथियों पर तरजीह दी है। जिन मुनर्रिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग ने टिकट दिया है उसमें राजा रियाज, चौधरी फरूख अल्ताफ, मलिक अहमद हुसैन, राना कासिम नून, रियाज मजारी, अब्दुल गफ्फार वट्टू और दीगर शामिल है। इन हलकों में जड़ावाला का हलका भी शामिल है, जहां से नून लीग ने टिकट पुराने और वफादार साथी तलाल चौधरी को नजरअंदाज करते हुए सियासी वफादारी तब्दील करने वाले नवाब शेर वसीर को दे दिया है। अहम बात यह है कि तलाल चौधरी नून लीग के लिए पिछले इंतखाबात के बाद 5 साल की नाअहली का सामना भी कर चुके हैं और हमारे प्रोग्राम में वो ये दावा भी कर चुके थे कि उन्हें नवाज शरीफ के होते हुए टिकट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जड़ावाला के टिकट के उम्मीदवार हैं। क्या फैसला है, टर्न कोर्ट्स को टिकट देंगे पहले प्रायोरिटी या जो वर्कर है, और आपकी टिकट के हवाले से कोई खतरा तो नहीं है इस वक्त? मियां नवाज शरीफ के होते हुए तलाल चौधरी की टिकट जो है वो जितनी भी मांगेगा और जहां से भी मांगेगा उसको मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी की सोच भी नहीं हो सकती। जड़ावाला से नेशनल असेंबली का कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के होते हुए मुझे टिकट मांगने की भी जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से इस बात के बाद तो शायद मामला सेटल हो ही जाए, अगर पहले ना भी हुआ था तो। ये सेटल्ड है। मेरा पार्टी से इक्तदार के मैं साथी नहीं हूँ, मैं गमी खुशी का बुरे वक्त का साथी हूँ। और नवाज शरीफ की रवायत है, ये ऐसे ही 40 साल पार्टी नहीं चलती रही, वो अपने साथियों को वफादारों को लेकर चलता है, इसीलिए पार्टी आज तक कायम। नून लीग अब सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले सियासतदानों को अपने वफादार कारकुनों पर तरजीह दे रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब कुछ अरसे पहले तक हवाओं का रुख नून लीग के खिलाफ था, तो नून लीग नोटों के घेराव की बात किया करती थी। जो लोटे हैं ना, लोटे जो जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा? वो जो लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। लोटों को वोट नहीं देना। जो शख्स वो जमात से बेवफाई नहीं करता, वो शख्स आपसे बेवफाई करता है, अवाम से बेवफाई करता है, अपने वोट की पर्ची से बेवफाई करता है। लोटे की जगह बाथरूम में है। अहम बात यह कि नून लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनर्रिफ अरकान को 2022 में पंजाब के सूबाई इलेक्शन में भी टिकट दिए थे और नून लीग 20 में से महज
4 नशस्तें ही जीत सकी थी। तब नून लीग के रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने और अपने लोगों को नज़रअंदाज करने के फैसले को पार्टी कारकुनों ने तस्लीम नहीं किया, इसलिए नून लीग को इन इंतखाबात में शिकस्त हुई है। मुनर्रिफ अरकान को टिकट्स देने के अलावा नून लीग में दाखिली इख्तलाफ की वजह से भी अहम रहनुमा टिकट से महरूम रहे हैं। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब को महंगाई और पार्टी के खराब साख का जिम्मेदार देने वाले दानियाल अजीज़ को भी टिकट नहीं दिया गया है। इसके अलावा नून लीग की पंजाब में सियासी सीट एडजस्टमेंट पर भी तनकीद हो रही है। नून लीग ने IPP के साथ कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की है, जिसमें लाहौर में अलीम खान और ओन चौधरी और मुल्तान में जहांगीर खान तरीन को एडजस्ट किया गया है। अहम बात यह है कि रावलपिंडी में गुलाम सरवर खान की नशिस्त पर भी एडजस्टमेंट की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी अब ताबूत में ही होगी और नून लीग उन्हें PIA की तबाही का जिम्मेदार करार देती रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का भी इस एडजस्टमेंट के हवाले से कहना है कि वो इसका दिफा नहीं कर सकते। गुलाम सरवर साहब जो हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे और जो उन्होंने सिविल एविएशन के साथ किया या PIA के साथ किया, मैं उसका शायद हूँ, ऐनी शायद हूँ। 180 या 185 लाइसेंस जो है इन्होंने कैंसिल किए और उसके बाद जो कोई तबाही हुई PIA की, हमारा उनको कबूल करना या खाली छोड़ना किसी और पार्टी के लिए जिसमें ये सरे फहरिस्त हैं, तो हमारे लिए डेफिनेटली एम्बैरेसिंग होगा। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। मैं इसको, दिस इज समथिंग जो मैं इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। तो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि गुलाम सरवर के लिए सीट छोड़ देना एम्बैरेसिंग भी है, उसको दिफा नहीं कर सकते वो। और दूसरी तरफ नून लीग और काफ लीग के दरमियान मुफाहमत के बावजूद सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी और काफ लीग ने अब अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तमाम मामला पर बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा अताउल्लाह तारर साहब ने, जो कि NA 127 से नून लीग के कैंडिडेट हैं और मद्दे मुकाबिल होंगे पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको आपकी लॉयल्टी का फल मिल गया, आपको लाहौर से टिकट मिल गया, लेकिन कई आपके ऐसे रहनुमा हैं जो ये शिकवा कर रहे हैं कि हमारी लॉयल्टी कुर्बानी के बावजूद हमें टिकट नहीं मिला। ये भी शिकवा कर रहे हैं कि PTI के जो टर्न कोर्ट्स थे, जिसके हवाले से आपका बाकायदा एक बयानिया रहा था कि उन टर्न कोर्ट्स को नहीं सियासत में हिस्सा देना चाहिए, तभी सियासत बेहतर होगी, आगे बढ़ेगी, उनको तरजीह दे दी गई है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, किसी भी जमात के लिए जब आम इंतखाबात आते हैं तो टिकट का जो मरहला होता है ये बड़ा एक पेचीदा मरहला होता है। और देखिए, अगर नेशनल असेंबली की सीटों को देखें, प्रोविंशियल असेंबली की 297 पंजाब की सीटें हैं, नेशनल असेंबली की पंजाब के अंदर सिर्फ 141 सीटें हैं, तो मेजॉरिटी सीट्स पे पार्टी लॉयलिस्ट को, पार्टी के पुराने साथियों को, कुर्बानी देने वालों को, जेलें काटने वालों को जो है वो ब्लाइट किया गया है। मैं आपको एक मिसाल दूं, लाहौर में हाफिज नुमान साहब जिन्होंने 1 साल जेल काटी, वो हमारे उम्मीदवार थे NA 128 से, मॉडल टाउन से। वहां एडजस्टमेंट हुई और ओन चौधरी साहब को हमें सीट देनी पड़ी, तो हाफिज नुमान साहब को हमने 7 वाले हल्के 129 से उम्मीदवार बनाया। और इसके साथ साथ अगर आप आगे चलें तो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम हल्कों के अंदर पार्टी के स्टॉलवर्ड्स को, पार्टी के पुराने लोगों को ब्लाइट किया गया है। हाँ, हमारी कमिटमेंट थी उन अरकान के साथ जो इक़्तिदार की PTI को छोड़ के आए थे, PTI पीक पर थी, उनके पास चॉइस थी कि वो इमरान खान के साथ कंटिन्यू करें या ना करें, वो तब छोड़ के आए थे। तो जहां पे पुराने लॉयलिस्ट को टिकट देना जरूरी था, वहां जबान जो है जो दी हुई हो उसका पास रखना भी जरूरी है। कॉल जो अदा हुआ हो उसको उस पर बिल्कुल वापस नहीं मुड़ा जा सकता, ना यू टर्न लिया जा सकता है। तो ये कोई अचंभे की बात या अनहोनी बात नहीं है, हमारा वादा था, हमारी कमिटमेंट थी, जिसपे हम पूरा उतरे हैं। तो लेकिन तारर साहब देखें, अब तलाल चौधरी साहब तो उस दिन हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे, जब उनकी कुर्बानियों का हमने जिक्र किया, वो कह रहे हैं बिल्कुल पार्टी को इस बात का इदराक है और मुझे तो नवाज शरीफ साहब से टिकट मांगने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है अगर मेरा कायद है तो मुझे टिकट तो मिलना ही मिलना है। उनको भी टिकट नहीं दिया गया। देखिए, तलाल चौधरी साहब एक पार्टी के दरीना साथी हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि जिन लोगों को इस मरहले में टिकट नहीं मिल सकी, पार्टी उनको ना सिर्फ अकोमोडेट करेगी बल्कि उस लेवल पे अकोमोडेट करेगी कि वो जो टिकट वाला मामला था उसकी बराबरी के ऊपर पार्टी उनको लेके आएगी। बहुत सारे लोगों को जो कमिटमेंट की गई है वो की गई है कि उनको कुछ को सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा, जिला काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे एडजस्ट किया जाएगा, अगर मौका मिलता है बतौर एडवाइजर एडजस्ट किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल सका,
वो इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी फॉर्म में पार्टी उनको ऑब्लाइज करेगी। और मियां नवाज शरीफ लेकिन एक इलेक्टेबल की ख्वाहिश ये होती है एक सियासतदान की कि वो अपना हल्का ना छोड़े, लेकिन आप कह रहे हैं कि तलाल चौधरी साहब के हवाले से भी सेटलमेंट हो गई, उनको सेनेट का टिकट दिया जाएगा? देखिए, जो अभी तक की मालूमात है उसके मुताबिक उनको बिल्कुल अकोमोडेट किया जाएगा और हो सकता है सेनेट में किया जाए, इसका इम्कान मौजूद है। और देखिए, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है। ये पार्टियां बहुत बड़ी होती हैं और देखिए, पार्टी ने इस दफा तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। वाहिद पार्टी है जिसके कायद ने हर अप्लाई करने वाले को सामने बिठा के गुफ्तगू का मौका दिया पूरे पाकिस्तान से। और मैं समझता हूं कि जब टिकटों के फैसले हुए इतनी अरक्रेजी के बाद, हमने बड़ी इस पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटीज बनी, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनी, डिविजनल कमेटीज बनी, बहुत बड़ी सियासी सरगर्मी हुई है, एक एक्सरसाइज हुई है। चंद लोग बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना अतार साहब, आप कह रहे हैं कि हमने कमिटमेंट की थी कि हम उनको एडजस्ट करेंगे, कर दिया, लेकिन फिर वो जो बयानियां आप 4 साल तक देते रहे कि जो टर्न कोर्ट्स हैं इनका घेराव करो, लोटों का घेराव करो, अब जो आप हमें दलील दे रहे हैं वो तो वही है जो कि माजी में भी देते रहे। मतलब इससे सियासत बेहतर कैसे होगी, सियासत आगे कैसे बढ़ेगी अगर आप अपने एक लॉयल कारकुन जिसकी कुर्बानियां भी हैं, जिसने पार्टी की खातिर, पार्टी के बयानी की खातिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस का सामना किया, नाअहल हुए वो, लेकिन अगर आप उनके मुकाबले में तरजीह देंगे उन लोगों को जो बार बार पार्टियां बदलते हैं, तो फिर बदला क्या है नून लीग में? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उस वक्त इमरान खान साहब का उरूज था, टर्न कोर्ट्स जो होते हैं वो किसी भी पार्टी को जब छोड़ते हैं तो यूजुअली ये होता है कि जी इक़्तिदार की पार्टी की तरफ जाते हैं। हमें जब लोगों ने ज्वाइन किया तब ये बात गारंटीड नहीं थी कि इक़्तिदार हमारे पास आएगा। 4 से 5 हुए, 5 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, और तब इन लोगों को ये बताया गया कि आप अपने रिस्क पे आ रहे हैं, हमें ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि हम इसमें कामयाब होंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कि नहीं होंगे। तो हैविंग सेड दैट, इन लोगों ने तब कुर्बानी दी, और ये वो लोग नहीं है कि जो रातों रात तब्दील हुए। माइंड यू, राजा रियाज साहब इमरान खान साहब के बारे में इमरान खान साहब की मौजूदगी में गुफ्तगू करते रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस करते रहे और ये कहते रहे कि आपकी पॉलिसियां ठीक नहीं है। लेकिन अता साहब, इनको पार्टी में शामिल करने का पहले आपको फायदा कितना होगा? क्योंकि पहले आप लोगों ने कहा था पंजाब में जब 20 नशिस्तों पे आपने इन लोगों को टिकट दिया, आपने कहा हमारे वर्कर्स ने तस्लीम नहीं किया, उन्होंने इनकी कैंपेन नहीं चलाई, नुकसान आपको हुआ। तो अब दोबारा अगर आप इन लोगों को दे रहे हैं तो क्या इसकी गारंटी है कि आपके वर्कर्स, आपके सपोर्टर्स इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, जबकि उनके हल्के में जो उनको पता था कि एक लॉयल कारकुन है, जो लॉयल वर्कर है, उसको टिकट नहीं मिला जिसको वो सपोर्ट करना चाहते थे? देखिए, जो बाई इलेक्शन होता है ना, उसका एक अपना माहौल होता है, मखसूस नशिस्तों पे होता है, चंद नशिस्तों के ऊपर होता है। जनरल इलेक्शन में एक ओवरऑल जो है वो एक हवा भी चलती है, कैंपेन भी चलती है, पूरे मुल्क में एक यूनिफाइड तरीके से वो इलेक्शन लड़ा जाता है। तो अब तो इन लोगों को काफी अरसा हो गया है और इन लोगों को पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया है, लीडरशिप ने भी एक्सेप्ट किया है, ऑन ग्राउंड इनके विंग्स भी नीचे मौजूद हैं, एमपीएस के भी। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे और इस दफा पार्टी ने बैठ के आपस में बातचीत भी लोगों की कराई है, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी कराया है, शिकवे भी दूर किए हैं। और अता साहब, इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी तो काफ लीग ने दी, चौधरी शुजात ने दी, ना सिर्फ सियासी बल्कि उनकी तो रिश्तेदारियां जो हैं आपस में, जिनको कोई अलग नहीं कर सका, वो अलग हो गए आप लोगों की खातिर। अब काफ लीग का ये कहना है कि जिन हलकों में जो हमारे मतूबा हलके थे वहां पे आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, वो अब खफा इस बात से, वो कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, हमसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। मेरा ख्याल है काफ लीग के साथ हमारे मामला तय पा जाएंगे, हम उनको मना लेंगे। चौधरी शुजात साहब की बहुत इज्जत तकरीम है, सालिक हुसैन साहब से मेरी गुफ्तगू वक्तन फक्तन होती रहती है और मैं ये समझता हूं कि काफ लीग को हमें बिल्कुल अकोमोडेट करना चाहिए। उनकी वजह से हमारी पंजाब में हुकूमत कायम हुई थी और उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कोई डेड एंड नहीं है, इसमें होप है कि इंशाल्लाह ताला ये मामले खुश असलूबी से, मामला फहमी से तय हो जाएंगे। सही। और ये भी बताइएगा कि माजी में जिन लोगों को आप चीनी चोर, रियल एस्टेट चोर, मंशियात फरोश कहते रहे, उनको भी आप लोगों ने एडजस्ट कर दिया? देखिए, मंशियात चोर या जो ये चीनी चोर वाला मामला है, तो चीनी की एक्सपोर्ट की परमिशन तो मेरी याददाश्त के मुताबिक उस वक्त के वजीर आज़म इमरान अहमद न्याजी साहब ने दी थी। जो पॉलिसी डिसीजन था कि शुगर की शॉर्टेज के बावजूद आप चीनी एक्सपोर्ट कर दें, बेनिफिशियरी जहांगीर तरीन साहब थे उसके, बिल्कुल थे। बट हैविंग सेड दैट, इमरान न्याजी की गवर्नमेंट थी, इमरान न्याजी साहब ने वो किया और इन तमाम लोगों ने केसेस भुगते। जहांगीर तरीन पे, उनकी बेटियों पे पर्चा इमरान न्याजी ने करवाया, एफआईए में वो पेश होते रहे, जमानतें कराते रहे, अलीम खान साहब ने जेल काटी। तो इन्होंने जिस शख्स ने इनके लिए वो काम किए थे उसका बेसिकली आपके इल्जामात उनकी जो शख्सियत पे आप लगाते थे वो गलत इल्जाम लगाते थे ना? नहीं, अगर ये इल्जाम हम लगाते थे
तो शुगर इंक्वायरी कमीशन में इमरान खान ने इनका नाम डाला, अपना नहीं डाला, तो अपना भी नाम डालना चाहिए था। अब जो भी इल्जाम हम लगाते थे उन्होंने कानून को फेस किया, इन पे केसेस बने। अलीम खान साहब जेल गए, उन्होंने कोट लखपत जेल में वक्त गुजारा, नैब के सेल में वक्त गुजारा, और वो केसेस इमरान साहब पे बनने चाहिए थे क्योंकि पॉलिसी मेकर वो थे। बहुत बहुत शुक्रिया तारक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।